नमस्कार। एस्टेट प्लानिंग के खास शो तब क्या होगा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जैन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके ना रहने पर आपकी पत्नी और बच्चों की आर्थिक सुरक्षा आखिरकार कैसे सुनिश्चित होगी? तो आज हम यही चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे MWPA यानी कि मैरिड विमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में, जो शादीशुदा महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा के लिए कानूनी कवच है। तो आज के शो में चर्चा जो रहेगी वो इसी के इर्द गिर्द रहेगी। हम बात करेंगे मैरिड विमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट यानी कि MWPA क्या है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि क्यों है यह बीमा से जुड़ा हुआ सबसे जरूरी कानून। साथ ही ये भी बात करेंगे कि पति की बीमा पॉलिसी पर पत्नी का हक कैसे सुरक्षित करता है ये कानून, बच्चों के लिए कैसे जो है ये एक्ट काम आता है, और साथ बात करेंगे कि कब और कैसे करवाएं MWPA के तहत बीमा पॉलिसी। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि दिल्ली की रीता पुरी के पति ने आखिरकार कौन सा समझदारी भरा कदम उठाया जो उनके परिवार के लिए एकदम सही साबित हुआ। दिल्ली की 38 वर्षीय रीता पुरी एक गृहिणी है। उनके पति ने 10 साल पहले 50 लाख की टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, जिसे MWPA के तहत रजिस्टर्ड किया गया था। पति की अचानक मृत्यु के बाद बीमा का पूरा क्लेम बिना किसी विवाद के सीधे रीता के नाम ट्रांसफर हो गया। कोई कोर्ट केस नहीं, कोई बैंक या लेनदार दावा नहीं कर सके। MWPA की वजह से रीता और उनके 2 बच्चों को फाइनेंशियल सुरक्षा मिली और वे सम्मानजनक जीवन जी पा रहे हैं। ये मामला बताता है कि एस्टेट प्लानिंग में MWPA कितना प्रभावशाली हथियार हो सकता है। तो क्या है MWPA एक्ट, कैसे जो है ये महिलाओं के लिए सही साबित हो सकता है, इस बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर दीपक जैन, जो कि फाउंडर डायरेक्टर हैं नेक्स्ट जेन एस्टेट प्लानिंग सॉल्यूशंस के। डॉक्टर जैन के बारे में बता देती हूँ कि पिछले 2 दशकों से एस्टेट प्लानिंग, ट्रस्ट फॉर्मेशन और विल स्ट्रक्चरिंग में उन्होंने सलाह दी है। बहुत सारे लोगों को, हजारों परिवारों को जो है वो मदद करते आए हैं एस्टेट प्लानिंग के जरिए। तो डॉक्टर जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक सर, सबसे पहले मैं यही समझना चाहूंगी, MWPA एक्ट हम लोगों में से बहुत सी महिलाएं जो है वो आज भी नहीं जानती होंगी कि आखिरकार ये क्या है। तो सबसे पहले जरा हमें समझाइए कि क्या एक्ट है, किस तरीके से जो है ये महिलाओं की मदद करता है। तो मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो कभी इंडिया में पास ही नहीं किया गया। तो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जब हम ये 1874 में इंडिया में लागू किया गया जी, पर इंडिया में पास नहीं किया गया कभी। तो आपको समझना पड़ेगा पहले 1874 से पहले क्या स्थिति थी। तो 1874 के टाइम हम एक ब्रिटिश कॉलोनी थे जी, और हमारे पे ब्रिटिश जो रूल्स थे वो एप्लीकेबल थे। और ब्रिटेन में रूल क्या था, जैसी एक लेडी की शादी होती थी तो उसकी प्रॉपर्टी पे उसके हस्बैंड का राइट हो जाता था। ओके। और वो हस्बैंड की इच्छा के विरुद्ध उस प्रॉपर्टी का कोई यूज नहीं कर सकती थी, बेच नहीं सकती थी, वो नहीं कर सकती थी। हस्बैंड का तो राइट होता ही होता था, हस्बैंड के क्रेडिटर्स का भी उस पर राइट हो जाता था, लेनदारों का। अच्छा, मतलब कि जो पत्नी की प्रॉपर्टी है, जो है वो उसने अर्जित की हो या उसे परिवार की तरफ से पहले मिली हो, उस पे भी क्रेडिटर्स का हक हो जाता है, क्योंकि वो कोई हस्बैंड का राइट, क्योंकि हस्बैंड का राइट, हस्बैंड का राइट तो हस्बैंड क्रेडिटर्स का भी राइट है। ओके। अब इस एनोमली को दूर करा 1874 में मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, विच इज कॉल्ड मैरिड वुमेन सेपरेट प्रॉपर्टी एक्ट। ओके, राइट। उन्होंने कहा कि शादी के बाद एक महिला की जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो उसने शादी से पहले अर्जित करी हो, शादी के दौरान अर्जित करी हो, राइट, उसे अपने पिता से मिली हो, परिवार से मिली हो, कैसे भी हो, वो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी है। ओके। और पति या पति के क्रेडिटर्स का उस पे कोई अधिकार नहीं होगा। ये पहली चीज उन्होंने करी। ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने करी कि वुमेन हैज अ राइट टू बी स्यूड एंड स्यू फॉर हर राइट्स प्रॉपर्टी। मतलब एक महिला के ऊपर आप केस करके प्रॉपर्टी ले भी सकते हो अगर आप देनदार हो, आपने महिला को कर्ज दिया है, और महिला भी किसी से भी अपने बेसिस पे केस करके ले सकती है। अच्छा। उससे पहले ये राइट भी नहीं था उसमें। ओके। राइट। इस तरीके से वुमेन को एम्पावर किया इस एक्ट में। इस एक्ट में कुछ सेक्शंस हैं जो हम इंश्योरेंस के लिए यूज करते हैं, सेक्शन 5 और सेक्शन 6, जिसका आपने अभी अपनी रील में जिक्र किया जी। उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर बेसिकली ये एक्ट क्या है कि एक वुमेन की प्रॉपर्टी सेपरेट होती है अपने हस्बैंड से,
और हस्बैंड के क्रेडिटर्स का उस पर कोई राइट नहीं होता। ये इंश्योर कर रहा है ये एक्ट। ठीक है, तो एक विमेन की प्रॉपर्टी जो है वो उसके हस्बैंड से सेपरेट होती है। हस्बैंड का या हस्बैंड के जितने भी क्रेडिटर्स हैं उसका कोई राइट नहीं है उस महिला की प्रॉपर्टी पर, चाहे जो है वो महिला की शादी जो है वो हो चुकी है और हस्बैंड के बहुत सारे क्रेडिटर्स हैं, लेकिन महिला की प्रॉपर्टी जो है वो अलग है। तो वित्तीय सुरक्षा के लिए तो ये बहुत एक अहम जो है इसे माना जाएगा इस एक्ट को, क्योंकि अगर जो है कल को ऐसा हो जाता है कि पति के क्रेडिटर्स आकर जो है वो महिला की प्रॉपर्टी पे भी क्लेम कर देते, तो पति के ना होने पर जो है वो पत्नी की भी प्रॉपर्टी चली जाती है और उसके बाद उसकी आर्थिक सुरक्षा नहीं रहती। तो कहीं ना कहीं एक ये आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सुरक्षा देती है और ये वेल्थ प्रोटेक्शन का तरीका है। सपोज मैं एक बिजनेसमैन हूँ, राइट, मैं बिजनेस करता हूँ, अब मुझे बिजनेस में रिस्क है तो मैं प्रॉपर्टीज कोशिश करूंगा अपने नाम ना बनाऊं। अच्छा। मैं अपनी वाइफ के नाम बनाऊंगा कुछ सिस्टम करके। तो ऐसा करके क्या होगा, मेरा जो रिस्क है वो इन प्रॉपर्टीज पे नहीं जाएगा। ओके, राइट, तो ये एक वेल्थ प्रोटेक्शन का भी तरीका है। अभी हम इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहे, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। अगर आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे रिस्क है, राइट, आप सर्जन हैं, आप उस तरीके के काम करते हैं, लीगल लायबिलिटीज की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आप बिजनेस करते हैं, आपने बैंक गारंटियां दी हुई हैं, लोन लिए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आपके पास जरूर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि आप वो एसेट्स अपने नाम ना बनाएं, अपनी पत्नी के नाम बनाएं। और शायद यही वजह है कि ज़्यादातर लोग जो हैं, खासतौर पर बिजनेसमैन, हमने देखा है कि वो जब एसेट बनाते हैं तो वो अपनी पत्नी के नाम बनाते हैं और फिर ऐसा होता है कि भाई अगर कल को देनदार आ जाएंगे तो उनकी शायद वो जिम्मेदारी नहीं रहेगी। हालांकि मिडिल क्लास में जो प्रॉपर्टी वगैरह पत्नी के नाम पे बनाते हैं वो तो स्टाम्प ड्यूटी के लिए बचाने के लिए होती है, लेकिन जो बिजनेसमैन है, क्या इस वजह से भी महिलाओं के नाम पे वो जो ट्रांसफर है आपसे, जो उनके पास पैसा गया जिससे कि प्रॉपर्टी खरीदी गई, वो थोड़ा तमीज से करना होगा। नहीं तो अगर वो क्रेडिटर प्रूव कर दे कि पैसा तो उन्हीं का था, इन्होंने ट्रांसफर करके हमारे यही मेरा अगला सवाल था कि अगर सारा पैसा जो है वो पति का ही लगा हुआ है क्रेडिटर, तो फिर कल को ये कह सकते हैं कि पैसा इनका है लेकिन नाम सिर्फ पत्नी का। राइट, तो उसको करने का एक तरीका है, सिस्टम्स हैं, वो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको समझा देंगे कि कैसे उसको ट्रांसफर करें ऐसे। पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉसिबल क्यों हुआ, क्योंकि मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट। स्त्री धन जो आप वर्ड सुनते हैं ना, ये स्त्री धन का एक्ट है। ओके, जो स्त्री धन तो हमारे यहाँ वेदों में और बहुत सब जगहों पे स्त्री धन सब जगह पे लिखा गया, कितनी मान्यता दी गई है उसको, कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है। ये बेसिकली स्त्री धन का एक्ट। ठीक है, तो आपका चाहे वो स्त्रीधन हो या स्त्रियों का की आर्थिक सुरक्षा का सवाल हो, तो मैरिड विमेन प्रॉपर्टी एक्ट को लेकर ही इसीलिए आए थे ताकि आर्थिक सुरक्षा जो है वो महिलाओं की बनी रहे। अब हम बार बार जो है वो जिक्र कर रहे थे अभी इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो थोड़ा ये भी समझाइए कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में मैरिड विमेन प्रोटेक्शन एक्ट की जो भूमिका है वो क्या रहती है, किस तरीके से जो है ये फायदा दे सकता है। तो मैरिड विमेन प्रॉपर्टी एक्ट में 2 सेक्शन है, सेक्शन 5 और सेक्शन 6। दोनों सेक्शन में आपको समझाता हूँ उसमें बेसिकली क्या है। सेक्शन 6 कहता है कि एक हस्बैंड अपने नाम पर एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है जिसमें वो बेनिफिशियरी अपनी वाइफ को बना सकता है, अपने वाइफ और बच्चों को बना सकता है, या केवल बच्चों को बना सकता है। ठीक है, पर ये खाली एक मैरिड हस्बैंड ले सकता है। ओके, हाँ, विडोवर भी ले सकता है, राइट। उसकी पत्नी का जीवित होना जरूरी नहीं है उस टाइम। अच्छा। उसके बच्चों या पत्नी में से एक जने का जीवित होना जरूरी है और वो एक मैरिड पर्सन होना चाहिए। जैसे ही इसने एक पॉलिसी ली और उसको मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट में डाल दिया, अब हस्बैंड का राइट इस पॉलिसी पे खत्म हो गया और एक ट्रस्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई, प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट विच इज इररेवोकेबल इन नेचर। ट्रस्ट डीड नहीं बनेगी, लॉ ने एज्यूम कर लिया कि ट्रस्ट बन गई, कैसे MWP एक्ट में डाला। Okay. और इररेवोकेबल ट्रस्ट में हमने पिछली बार भी आपको बताया कि जो ओनरशिप है वो ट्रस्ट की है, इंडिविजुअल की नहीं है। ठीक है, और क्रेडिटर्स किसके हैं, हस्बैंड के या वाइफ के हैं। हाँ। दोनों ही स्थितियों में वो जो पैसा ट्रस्ट के अंदर है वो नहीं लिया जा सकता, राइट। तो ये आपको सुरक्षा देती है सेक्शन 6 में। ओके। सेक्शन 5 कहता है कि वुमेन खुद एक पॉलिसी ले सकती है अपनी लाइफ पे। अच्छा। जहां प्रीमियम वो खुद पे कर रही है और उसको MWP एक्ट में डाल सकती है। अच्छा। दोनों स्थितियों में ना तो हस्बैंड के क्रेडिटर ना वुमेन के क्रेडिटर इस पैसे को ले पाएंगे जब भी क्लेम आएगा या जब भी उस स्थिति आएगी, राइट। इसमें बेनिफिशियरी कौन हो सकता है, खाली आपकी वाइफ, आपके बच्चे या वाइफ और बच्चे दोनों। क्या ये पॉलिसी आप अपनी मदर के लिए ले सकते हो, नहीं ले सकते। अच्छा। है ना, अपनी सिस्टर के लिए ले सकते हो, नहीं ले सकते। खाली एक मैरिड हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए ले सकता है।
ठीक है। या वाइफ और बच्चे या खाली बच्चे। यानी कि शादी के बाद जो आपका परिवार बन रहा है, जो एक दूसरा परिवार आपका बन रहा है, ये उस परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए है। जब हम वेल्थ प्रोटेक्शन प्लानिंग की बात करते हैं तो जैसे आपने मुझसे कहा कि मैं अपने नाम कुछ खरीदूं ही ना, राइट, मैं सब कुछ अपनी वाइफ के नाम लूं, हाँ, राइट। अब उसमें वही प्रॉब्लम है कि वो पता प्रूव हो जाएगा कि ये पैसा मैंने दिया तो क्रेडिटर उस पर भी आ जाएगा। पर यहाँ पर तो मैं कह रहा हूँ कि प्रीमियम मैं दूंगा, लाइफ एश्योर्ड भी मैं ही हूँ, ओके, पर क्योंकि मैंने इसे MWP एक्ट में डाल दिया, क्रेडिटर नहीं ले पाएगा। आप देखिए कितनी बड़ी सुरक्षा है। मैंने 1 करोड़ रुपए की टर्म पॉलिसी कराई, राइट, जिसमें प्रीमियम मैं दे रहा हूँ, लाइफ एश्योर्ड भी मैं ही हूँ, पर मैंने उसे MWP एक्ट में डाल दिया और बेनिफिशियरी अपनी वाइफ को बना दिया, वाइफ और बच्चों को बना दिया, खाली बच्चों को बना दिया। कल को मेरी मृत्यु होती है और ये क्लेम आता है तो क्रेडिटर्स इस पैसे को हाथ नहीं लगा सकते, राइट। अगर ये नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस होती टर्म प्लान विदाउट MWP एक्ट तो क्रेडिटर्स का पहले राइट होता वाइफ से। अच्छा, क्योंकि पॉलिसी आपकी है ना, प्रीमियम आपने दिया, तो क्लेम आया तो क्लेम आपकी एस्टेट का पार्ट है ना। जब आपकी एस्टेट का पार्ट है तो उनका राइट है। पर जैसे ही MWP एक्ट में डाला, ट्रस्ट की पॉलिसी हो गई, ओके, और ट्रस्ट के बेनिफिशियरी कौन है, वाइफ और बच्चे। तो क्रेडिटर कह ही नहीं सकता कि ये पैसा मुझे दो, क्योंकि वो आपका रहा ही नहीं, वो ट्रस्ट का पैसा हो गया। ठीक है। तो मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जो है वो एक व्यक्ति चाहे तो अगर बच्चों के नाम पे भी पॉलिसी ले रहा है तो बच्चों का हक भी जो है वो सुरक्षित रहेगा। प्रॉब्लम क्या है, एक बार आपने एक पॉलिसी MWP एक्ट में डाल दी, हाँ। अब ये रिवर्सेबल नहीं है। अच्छा, कल को आपका अपनी वाइफ के साथ डाइवोर्स हो जाता है, हाँ। अभी भी पैसा उन्हीं को मिलेगा। अच्छा, चाहे ये इर्रिवोकेबल है, चाहे वो डिवोर्स हो जाए, वो अगली शादी भी कर लें तो भी पैसा उन्हीं को उन्हीं का है, क्योंकि ये रिवर्सेबल नहीं है। ओके, पर मैंने पहले भी आपसे कहा यू कैन डाइवोर्स योर वाइफ बट नॉट योर चिल्ड्रन, हाँ, ये तो है, राइट। तो आप उसमें क्या करो, बच्चों को बना दो बेनिफिशियरी, और बच्चों की गार्डियन अपनी वाइफ तो ऑटोमेटिकली बन जाएंगी। अगर आपको समझ लो अभी सब कुछ सही चल रहा है और आपको डर है कि कल को कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो आप क्या करो, अपने बच्चों को बेनिफिशियरी बनाया इस पॉलिसी में और पॉलिसी कर दी MWP एक्ट में। ओके, आपको कुछ हो जाता है तो जब तक बच्चे माइनर है, इनकी गार्डियन तो वाइफ ही रहेंगी, तो उनको सुरक्षा मिल रही है इनडायरेक्टली, ओके, राइट। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन दिया गया है, वाइफ और बच्चे या दोनों। ओके। और मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी आती कैसे है? क्या हमें जाके कहीं पे रजिस्टर कराना होता है? किस तरीके से जो है इसको कराया जाता है? तो जब आप पॉलिसी लेते हैं उसकी इशुएंस से पहले ये MWP एक्ट में जा सकती है। ओके, ऑलरेडी इशूड पॉलिसीज MWP एक्ट में नहीं जा सकती, ये बिल्कुल क्लियर है। ओके, अगर मेरा ये सोच देख के आपको मन कर रहा हो कि मैं अपनी सारी पॉलिसी MWP एक्ट में डाल दूंगा, वो नहीं डाल सकते। इशू कराने से पहले ही MWP एक्ट में डालनी चाहिए। आप जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो इंश्योरेंस कंपनी से कहें मुझे MWP एक्ट का अडेंडम चाहिए, ओके, राइट, एक डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट में वो लिखेगा इसमें ट्रस्टी कौन है, बेनिफिशियरी कौन है, और MWP एक्ट में एक आपसे साइन कराएंगे। ठीक है। ट्रस्टी वो है जिसको मैनेजमेंट की पावर है इस ट्रस्ट की, ओके, और बेनिफिशियरी वो है जिसके बेनिफिट के लिए बनाया। बेनिफिशियरी मैंने बता दिया, वाइफ हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। ट्रस्टी जरूरी नहीं है वाइफ ही हो, अच्छा, ट्रस्टी थर्ड पर्सन भी हो सकता है। ओके, और बेटर रहेगा आप थर्ड पर्सन को ट्रस्टी बनाएं, बेनिफिशियरी को ट्रस्टी ना बनाएं। और उसका बड़ा सिंपल रीजन है, उससे आपको प्रोटेक्शन ज्यादा मिलेगी। सपोज वाइफ ही बेनिफिशियरी है और वाइफ ही ट्रस्टी है और क्रेडिटर भी वाइफ के ही है। अच्छा, अब कोर्ट कहेगा तुम्हारे पे ही पैसा है, तुम्हारे पे अधिकार है और तुम्हें ही मिलना है, तो लेके हमें दे दो। पर अगर अधिकार किसी और पे होगा, पैसा इसको मिलना होगा, वो आदमी कहेगा मुझे कोर्ट से कोई मतलब नहीं है, आप मुझे नहीं कह सकते किसको कब देना है, मेरी जब इच्छा होगी मैं दूंगा। ठीक है। तो हमेशा आप कोशिश करें जो ट्रस्टी है MWP एक्ट के एडेंडम में वो डिफरेंट होना चाहिए बेनिफिशियरी से। ठीक है। अब एक सवाल मेरा ये भी है कि जो लोग बाहर रहते हैं देश से, NRIs हैं, वो भी क्या MWP एक्ट में जो है वो भारत में इंश्योरेंस पॉलिसीज को रजिस्टर करा सकते हैं? कोई भी व्यक्ति MWP एक्ट में इंडिया में पॉलिसी को रजिस्टर कर सकता है। MWP एक्ट इज नॉट restricted to Indians only. Okay. अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का अधिकार है इंडिया में, MWP एक्ट में आप डाल सकते हैं। ठीक है। और अगर क्रेडिटर्स जो है वो देश से बाहर के हैं? नहीं, कहीं के भी हों क्रेडिटर्स, वो पैसा ट्रस्ट में आ गया। अच्छा, तो ट्रस्ट का पैसा या इंडियन क्रेडिटर्स या बाहर के क्रेडिटर्स कोई भी नहीं ले सकता जब तक वो ट्रस्ट में पड़ा है।
ठीक है। तो ये जो है आपके लिए एक अच्छी चीज़ है कि ट्रस्ट का पैसा जो है वो चाहे वो बाहर के क्रेडिटर्स हो या इंडियन क्रेडिटर्स हो, वो कोई नहीं ले सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके घर में आपके बच्चों का, आपकी पत्नी का हक जो है वो सुरक्षित रहेगा। लेकिन जैसा कि दीपक सिंह ने एक बहुत अहम चीज़ आपको बताई है कि इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो आप खरीदने से पहले ही MWPA एक्ट के अंदर ला सकते हैं, उसके बाद जो है आज पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर आपने जो है अपनी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है पहले की, वो बहुत जो है ली हुई है, लेकिन अब जो है आप सोच रहे हो आज हमारा शो देख के कि मैं भी ऐसा कर लेता हूँ, तो अब ये मुमकिन नहीं है। लेकिन एक चीज़ मेरे और दिमाग में आई है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो पॉलिसीज़ की प्रीमियम्स भर रहा है और उसने MWPA एक्ट के अंडर जो है वो रजिस्टर कराया, अब अगर उसने पॉलिसी के प्रीमियम भरने बंद कर दिए, फर्ज कर लीजिए 5 साल के बाद उसने बंद कर दिए, तो उसके बाद उस पॉलिसी का क्या होगा? क्या वो लैप्स हो जाएगी? नहीं, वो लैप्स हो जाएगी या उसमें सरेंडर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो सरेंडर वैल्यू आएगी तो सरेंडर वैल्यू भी वाइफ की, अगर MWPA एक्ट में। अच्छा। राइट, आपका वाइफ से डाइवोर्स हो गया तो आपने कहा मैं प्रीमियम क्यों भरूं? हाँ। आपने प्रीमियम देना बंद कर दिया, पर उसकी जो इतने प्रीमियम दिए हैं उसके बेसिस पे तो एक वैल्यू आएगी ना। वो वैल्यू उन्हीं की है, वो वैल्यू आपकी नहीं है, उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, आपके पास वापस नहीं आ सकते। ठीक है। लेकिन आपने जैसा कि दीपक सर ने बताया है, MWPA एक्ट के अंडर अगर आपने पॉलिसी अपनी रजिस्टर करा ली है और वो वाइफ के नाम पर है, तो ये याद रखिएगा कि चाहे डिवोर्स हो जाए या आगे किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, उसके बाद ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपना नॉमिनी जो है वो चेंज करा रहे हैं। अगर आपकी पत्नी के नाम पे जो है वो नॉमिनी है तो वही रहेंगी। तो विवाहित पुरुषों के लिए भी वैसे तो अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी ये चीज़ है कि MWPA एक्ट के अंडर जो है उन्होंने रजिस्टर करा लिया, क्योंकि इससे कम से कम जो है उनके बच्चों का अधिकार जो है वो तो सुरक्षित रहेगा। मैं pत्नी का, चलो हम मान लेते हैं कि आगे कल को जाके कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन बच्चों का अधिकार तो हर कोई देना चाहता है। तो आपके हर एक डिपेंडेंट वाइफ हो या बच्चे हो, उनके फेवर में आपको एक MWPA एक्ट की पॉलिसी जरूर लेनी चाहिए। ठीक। ये इतना पावरफुल टूल है वेल्थ प्रोटेक्शन प्लानिंग का, आपकी सारी संपत्ति कोई छीन सकता है, पर MWPA एक्ट की पॉलिसी कोई और ले जा ही नहीं सकता। इट इज सो स्ट्रॉन्ग। राइट, आपने तेलगी का नाम सुना होगा। जी जी, राइट, सुना हुआ है। उन्होंने स्टैम्प पेपर का जो घोटाला किया था, उन्होंने 150 करोड़ की 3 पॉलिसीज ली LIC से, जो अपने वाइफ के फेवर में MWPA एक्ट में डाल दी। अच्छा। आज तक कोई वो पैसे हाथ नहीं लगा पाया। आप सोचो कितना पावरफुल एक्ट है ये। बिल्कुल। ये फ्रॉड के पैसे को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है। राइट, ये ब्लैक का पैसा नहीं है, फ्रॉड का पैसा है। बताइए, फ्रॉड का पैसा जो है वो प्रोटेक्ट हो गया और उसको भी आज तक कोई नहीं हाथ लगाया है। तो आप एक चीज़ बस याद रखिए, 3 हिस्से होते हैं आपकी ज़िंदगी में। पहला होता है वो होता है कमाने का, जब आप पैसा कमाते हैं, नौकरी करके, बिजनेस करके, शेयर मार्केट के जरिए, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के, किसी भी तरीके से वो कमाते हैं। दूसरा होता है कि जो हमने पैसा जो है ना वो बचत करके रखा हुआ है ना, उसको हमें पैसे को बढ़ाना है, तो हम पर्सनल फाइनेंस को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब आपने जब पैसा बढ़ा भी लिया, सब कुछ कर लिया, तो अब उस पैसे को आपको बचा के रखना है। और ये एस्टेट प्लानिंग जो हम आज आपको बता रहे हैं ना, ये सारा वही तरीका है कि आप अपनी कैसी संपत्ति को जो है बचा सकते हैं, उसे सुरक्षित कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है वो दीपक सर हमारे साथ हर शो में भी आते हैं। तो एक बार मैं फिर से आप सबको बता देती हूँ, तमाम दर्शकों को, कि अगर आप दीपक सर से अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपको क्या करना है, यूट्यूब पे हमारे शो के लिंक के ऊपर जाना है, वहां पर कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और अपने सवाल जो है टाइप करने हैं। हम दीपक सर के पास आपके सारे सवाल लेकर जाएंगे और उसके बाद आपके लिए जो है वो जवाब अगले एपिसोड में लेकर भी आएंगे। इसके अलावा आप व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल जो है हमें भेज सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, एस्टेट आपको जाकर जो है व्हाट्सएप मैसेज में लिखना है, एक स्पेस देना है और उसके बाद अपना सवाल जो है वो टाइप करना है। 9354027995 पर जो है वो अपना सवाल हमें भेजना है। अच्छा दीपक सर, लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे थे, नॉमिनेशन हो गया, MWPA के तहत जो है वो बनाए गए ट्रस्ट के बीच में, इन सब में मुख्य अंतर कहाँ पर आ जाता है और इसमें जो ये पैसा वगैरह है वो कैसे मिलता है, कैसे क्लेम किया जाता है, कितना जो है हमारा फ्यूचर उसके ज़रिए सिक्योर रहता है, क्लेम का प्रोसेस भी कैसे होता है? नहीं, सबसे पहले तो इसमें ये नॉमिनेशन नहीं है। ठीक है। अगर आपने पॉलिसी को MWPA एक्ट में डाल दिया तो उसमें नॉमिनी नहीं बनेगा। ओके। उसमें सीधा बेनिफिशियरी बनेगा, उस ओनरशिप ट्रांसफर होगी। राइट, क्लेम जब आएगा तो ट्रस्टी के पास पावर होगी इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने की। ठीक है। जिसको आपने ट्रस्टी बनाया है इस MWPA एक्ट में, उसके पास पावर होगी डिस्ट्रीब्यूट करने की।
आप उसमें शेयर्स मेंशन कर सकते हो। आप कह सकते हो 50% मेरी वाइफ का है, 25 मेरे बच्चों का है, तो उस ट्रस्टी को वैसे ही बांटना पड़ेगा। अच्छा, तो आप वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ट्रस्टी को बांटने का अधिकार दे रहे हो, पर डिसाइड करने का अधिकार नहीं दे रहे। कितना देना है वो तो आपने पहले बता दिया कि ये इतना इसका, इतना इसका, इतना इसका, ठीक है। और उसको वो एनफोर्स करना है खाली। हाँ, वो रोक के रख सकता है अगर उसे लगे कि रिस्क है अब देने में। और अगर किसी मान लीजिए किसी केस में जो है वो ट्रस्टी नियुक्ति नहीं हुआ, तो उस सूरत में क्या होगा? कोर्ट को ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा। अच्छा, कोर्ट ट्रस्टी अपॉइंट कोर्ट करेगा। ट्रस्टी अपॉइंट करेगा, बिना उस ट्रस्टी के वो पैसा नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो सकता। तो कोर्ट या बेनिफिशियरी अगर मेजर होगा तो कोर्ट मान लेगा कि जो बेनिफिशियरी, जो मेजर बेनिफिशियरी है वही ट्रस्टी है, ठीक है। पर होगा कोर्ट के थ्रू। अच्छा, और कोर्ट ऐसे केसेस में जो है वो किसको ट्रस्टी नियुक्त करता है? क्या कोई परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है या कोई लीगल से मामलों से? जनरली बेनिफिशियरी। अच्छा, तो समझ लो आपकी वाइफ के फेवर में बनी हुई है पॉलिसी और ट्रस्टी नहीं है, तो कहेगा आप ही ट्रस्टी बन जाओ। अच्छा, राइट, पर प्रॉब्लम क्या है, वाइफ और बच्चों के फेवर में बनी हुई है। ठीक है। अब कोर्ट को शायद हो सकता है कोई थर्ड पर्सन अपॉइंट करना पड़े जिससे कि सबके साथ न्याय हो। अच्छा, आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया है जहां पर MWPA एक्ट के थ्रू जो है वो परिवार की संपत्ति, उनका पैसा जो है कुछ सुरक्षित हो गया? और कुछ उदाहरण देके हमारे दर्शकों को समझाइए। मेरे पे अभी 1 हफ्ते पहले ये केस आया। एक जगह है गांधी धाम, ओके, राइट, गुजरात में। वहाँ की एक परिवार था, उनका कुछ लोन में प्रॉब्लम हो गई और लोन उनका वापस मांग लिया गया, इस वजह से उनका बिजनेस नियरली फिनिश हो गया। अच्छा, राइट, तो वो मेरे पे आए कि हमारे पे ये एसेट्स हैं, ये तो सारे बैंक ले जाएगा। पर उनके बेटे ने एक 5 करोड़ रुपए का टर्म प्लान लिया हुआ है जो MWP एक्ट में डाला हुआ है। ठीक है। वो पैसा कभी ना कभी उसके परिवार को मिलेगा, ओके, और वो क्रेडिटर्स बैंक वाले उस पैसे को कभी नहीं ले जा कभी नहीं हाथ लगा पाएंगे। कभी नहीं हाथ लगा पाएंगे। कितनी बड़ी सुरक्षा है, राइट। किसी के साथ क्या हो आगे किसी को नहीं पता जी। तो सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल्थ प्रोटेक्शन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और MWP एक्ट इसका करने का बहुत आसान तरीका है, लीगली वैलिड तरीका है, कोर्ट टेस्टेड तरीका है कि हम इसे टेस्ट कर चुके हैं कई बार तो हमें पता है कि ये काम करता है। यानी कि हम बेसिकली वैसे भी कहते भी है भारतीयों में, तो खासतौर पर ये कहा जाता है कि हम कमाते किसके लिए? अपने आने वाली जनरेशन के लिए, अपने बच्चों के लिए कमाते हैं। तो अगर बच्चों के लिए आप संपत्ति को किसी तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं तो मुझे लगता है उससे अच्छा बेहतरीन तरीका कोई नहीं हो सकता। जैसा कि दीपक सर बता रहे हैं, MWPA एक्ट के थ्रू जो है आप अपने बच्चों के हक को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसलिए बिना किसी देरी के जो है आपको इसके बारे में पता करना चाहिए अगर आप भी आगे जाकर इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह लेने जा रहे हैं। अभी दीपक सर ने आपको देखिए कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया कि परिवार जो है वो पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ था, सब पैसा जाने वाला है, लेकिन चूंकि उनके एक बेटे ने जो है MWPA एक्ट के तहत जो है इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है 5 करोड़ की, आज नहीं कल नहीं, आज से कई सालों के बाद 20-30 साल के बाद जो है कहीं भी कभी भी जो है वो पैसा अगर आएगा भी सही तो वो उनके बच्चों के पास ही जाएगा, कहीं ना कहीं उनके बच्चों का हक जो है वो सुरक्षित रहेगा। खैर दीपक सर, इस बीच में हमारे पास कुछ हमारे दर्शकों के सवाल आए हैं, तो कुछ सवाल ले लेते हैं फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल जो है वो झांसी से राजेश पुरोहित जी का है। ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चे नाबालिग हैं, अगर मैं MWPA के तहत जो है कोई पॉलिसी लेता हूं तो उनके बड़े होने पर पॉलिसी से होने वाली आय को कौन मैनेज करेगा? नहीं, तो जब ये पॉलिसी मैच्योर होगी तो ट्रस्टी इस पैसे को उन बच्चों को दे देगा, तब तक तो इंश्योरेंस कंपनी में रहेगा। ठीक है, तो जब तक तो इंश्योरेंस कंपनी मैनेज कर रही है। जब पॉलिसी मैच्योर होगी तो ट्रस्टी का उत्तरदायित्व है कि वो पैसा जैसा आपने बच्चों के बीच में डिवीजन का शेयर रखा है वो उन बच्चों को दे देगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि उसके मिलने के बाद भी ये जाए, राइट, तो आपको फिर एक प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट अलग से बनानी होगी, उससे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप फर्दर और चाहते हैं कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो तो प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट के जरिए भी आप ऐसा कर सकते हैं। अगला सवाल नैनीताल से प्रेम प्रकाश का है। ये कह रहे हैं कि मैंने पहले से एक जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी है, क्या इस पॉलिसी को मैं MWPA के अंतर्गत ला सकता हूँ या फिर मुझे एक नई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी होगी? हम अभी बात भी कर रहे थे। तो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज MWP एक्ट के अंदर नहीं आ सकती, इशुएंस से पहले ही पॉलिसी MWP एक्ट में आ सकती है। पर मैं आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज में रिस्क को बहुत कम करके ये सुरक्षा दे सकता हूँ। वो किस तरीके से? मैं एक प्राइवेट फैमिली इररेवोकेबल ट्रस्ट आज की डेट में बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें
जो रेवोक नहीं हो सकती, जिसमें आप बेनिफिशियरी नहीं हो, आपके वाइफ और बच्चे बेनिफिशियरी हैं, और इस पॉलिसी को असाइन कर दूंगा इस ट्रस्ट को। ओके, राइट, तो इसमें करीबन सेम पावर आ जाएगी जो MWP एक्ट में आएगी। ठीक है, पर MWP एक्ट में ये फ्री में होता है, ट्रस्ट बनाने में आपका थोड़ा सा खर्चा आएगा, ठीक है, पर सुरक्षा आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है MWP एक्ट में, जैसा कि पहले दीपक सर ने बताया था कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है वो नहीं आ सकती हैं, लेकिन आप चाहें तो एक फैमिली ट्रस्ट बनाकर जो है इस पॉलिसी को उसके अंतर्गत जो है ला सकते हैं। इसमें खर्चा आएगा, अमूमन कितना खर्चा रहता है? 2 से 2.5 लाख। 2 से 2.5 लाख है, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आपका इंश्योरेंस पॉलिसी 2-2.5 करोड़ का है और अगर आप चाहते हैं कि क्रेडिटर से आपका ये पैसा सुरक्षित रहे, आपके परिवार को ही मिले, बीवी बच्चों को मिले, तो मुझे नहीं लगता कि उस सूरत में 2-2.5 लाख रुपए जो है वो कोई बहुत ज्यादा रकम और जो है इसमें खाली आपकी पॉलिसी नहीं आएगी, आपकी बाकी संपत्ति भी आएगी। ठीक है, तो आप जो है क्रेडिटर से जो है अपनी संपत्ति को बचा सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि भाई आपकी फ्यूचर जनरेशन के पास जो है आपकी संपत्ति ठीक तरीके से जाएगी, तो उसमें फैमिली ट्रस्ट जो है वो बहुत काम आता है। अभी हमने हाल ही में 2 शो किए थे जिसमें हमने फैमिली ट्रस्ट के बारे में खास तौर पर पूरी तरह से चर्चा की हुई है। तो अगर आपके मन में भी फैमिली ट्रस्ट को लेकर शंकाएं हैं तो वो शो जरूर देखिएगा, आपको सब कुछ समझ आएगा कि कैसे ट्रस्ट जो है वो आपके परिवार के अधिकारों की सुरक्षा करती है। अगला सवाल ले लेते हैं, कानपुर से है सचिन शंकर का। ये कह रहे हैं कि अगर मैं ट्रस्टी नियुक्त नहीं करता तो ऐसे में कौन सुनिश्चित करेगा कि पॉलिसी का लाभ जो है वो मेरी पत्नी और बच्चों को मेरी इच्छा के हिसाब से ही मिल जाए? तो सबसे पहले कोर्ट को ट्रस्टी बनाना पड़ेगा। अगर कोर्ट ट्रस्टी बना देता है तो वो ट्रस्टी इंश्योर करेगा, नहीं तो मैं मान सकता हूँ कि जो डिफॉल्ट है वो तो आपकी पत्नी बनी जाएंगी ट्रस्टी। राइट, तो दोनों में से एक ऑप्शन होगा और वही सुनिश्चित करेगा कि ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा आपकी पत्नी और बच्चों को। ठीक है, और एक और सवाल ले लेते हैं, रोहतक से है ऋतु शर्मा का। ये कह रही हैं कि MWPA के तहत ट्रस्टी के रूप में किसे ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? पॉलिसी से होने वाली इनकम को मैनेज करने में उसकी भूमिका क्या रहती है? तो सबसे पहले ट्रस्टी कौन बन सकता है? कोई भी व्यक्ति जो मेजर है और साउंड माइंड का है वो ट्रस्टी बन सकता है। राइट, क्या ये परिवार का सदस्य हो? जरूरी नहीं है। ठीक है, आप अपने चार्टेड अकाउंटेंट, अपने लॉयर, राइट, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, इनको भी ट्रस्टीज बना सकते हो। राइट, तो ये कोई वो नहीं है कि भाई उन्हीं को बनाना है या कोई आपके पास रोक है कि इनको बना सकते हो। हाँ, नॉन इंडियन ट्रस्टी नहीं बना सकते। ओके, वो इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। राइट, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, इंडियन रेजिडेंट मतलब NRIs जो है वो नहीं बन सकते। ओके, ठीक है। और ये ट्रस्टीज काफी हद तक वैसी भूमिका निभाते हैं जैसे हम पुरानी फिल्मों में देखते थे कि माता पिता मर गए तो बच्चों को जो है वो एक वकील साहब आकर जो है वो थोड़ा थोड़ा पैसा दे जाते थे, करीबन वैसे ही है। करीबन वैसे। ठीक है, एक अगला सवाल और ले लेते हैं, रांची से है भंवर लाल का। वो कह रहे हैं कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे ऊपर कई लोन है, अगर मैं MWPA के तहत जीवन बीमा पॉलिसी खरीदता हूँ तो क्या मुझे कर्ज देने वालों की आय पर भी अब भी दावा होगा? नहीं, अगर एक पॉलिसी MWP एक्ट में चली जाती है एक बार, राइट, और 2 साल तक केस नहीं होता, तो ये पैसा पूरी तरह सुरक्षित है किसी भी क्रेडिटर के। ओके, ठीक है, तो पैसा जो है वो सुरक्षित रह सकता है आपका। अगर आप भी चाहें तो अपने और सवाल जो है हमें भेज सकते हैं। हमारे शो में हम बहुत सारे और सवाल अभी शामिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको मैं तरीका पहले बता चुकी हूँ, एक बार फिर से मैं आपको तरीका बता देती हूँ। बहुत सिंपल सा है, आपको यूट्यूब में जो हमारा शो का लिंक है वहाँ पर जाना है, कॉमेंट सेक्शन में जो है अपने सवाल टाइप करने हैं और हम आपके सवालों के जवाब दीपक जी के जरिए जो है वो दिलवाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। अच्छा, अब ऐसे मामलों में जहां पॉलिसी होल्डर्स के पास जो है वो बड़ा कर्ज होता है, कई बार देनदारियां होती हैं, वहां पर MWPA जो है परिवार की वित्तीय सुरक्षा जो है वो किस तरीके से करता है? क्योंकि अगर सारा ही पैसा जो है वो कर्जदारों का है तो ठीक है, पत्नी के हक पे तो आ गया पैसा कि भाई अब पत्नी को ही मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कई बार पत्नी को जो है वो कर्जदार परेशान कर रहे हैं पति के जाने के बाद कि भाई आपको जो है हमें देना है पैसा, आप दीजिए, क्योंकि परेशान इंडियन सिस्टम में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे में क्या पत्नी जो है अपने लिए कुछ प्रोटेक्शन वगैरह की भी डिमांड कर सकती है? नहीं, तो पहली बात तो इस पे उनका अधिकार नहीं है। अगर वो MWP एक्ट में आ गई, राइट, तो वो लीगली मना कर सकती है, आई एम नॉट गिविंग इट। बट लीगली की मैं बात नहीं कर रही हूँ, वैसे भी कई बार जो होता है लोग परेशान करते हैं, तो वो एक्ट कैसे बचाएगा? वो तो आप ही को स्ट्रांग बनना पड़ेगा मना करने के लिए कि ये पैसा आपके उसमें नहीं है, कानूनी रूप से आई एम द ओनर और मैं इसको नहीं दे रही। राइट, तो वो तो आपको स्वयं करना पड़ेगा। वो उसके लिए
कानून आपकी तो ये कह सकता है कि उनका कोई राइट नहीं है लेने का। ठीक है, पर कानूनी रूप से हम मदद ले सकते हैं फिर किसी राइट की। है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर जो है कर्जदारों का प्रेशर है, बावजूद इसके कि MWPA के तहत आपके अकाउंट में पैसा भी आ चुका है, लेकिन उसके बाद जो है वो आपके कर्जदार आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप जो है कानून की ज़रूर मदद ले सकते हैं। MWPA एक्ट जो है वो आपके अधिकारों की सुरक्षा करता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई इलीगली आपको परेशान कर रहा है तो वहाँ पर आप कानून की मदद जो है वो ले सकते हैं। अच्छा सर, MWPA के तहत जो है किस प्रकार की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों का एंडोर्स्ड यानी कि अनुमोदन किया जा सकता है? कोई व्यक्ति जो है ऐसी पॉलिसी कैसे खरीद सकता है? नहीं, तो इसमें किसी भी टाइप की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को MWPA एक्ट में डाला जा सकता है। ओके। चाहे वो टर्म पॉलिसी हो, पेड अप पॉलिसी हो, यूलिप प्लान हो, कोई सा भी प्लान हो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का, वो MWPA एक्ट में डाला जा सकता है। नॉन लाइफ नहीं डाल सकते। अगर कहोगे मैं हेल्थ इंश्योरेंस डाल दूं अपना, वो MWPA एक्ट की पार्ट में। हाँ, पर लाइफ इंश्योरेंस के जितने प्रोडक्ट्स हैं सब MWPA एक्ट में डालने चाहिए। डाल सकते नहीं, डालने चाहिए, राइट, क्योंकि उससे आपको डबल प्रोटेक्शन मिलती है। ओके। और ऐसी भी कोई गलतफहमी MWPA एक्ट से जुड़ी हुई जिसके बारे में हमारे दर्शकों को आज पता होना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि ट्रस्टी और बेनिफिशियरी सेम मत रखिए, राइट। ये बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो बेनिफिशियरी है हम उसी को ट्रस्टी बनाना कंपलसरी है। नहीं है, नहीं है। आप किसी को भी ट्रस्टी बना सकते हैं, और मैं तो कहता हूँ ट्रस्टी और बेनिफिशियरी सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ओके, राइट। एग्जिस्टिंग पॉलिसी MWPA एक्ट में नहीं जाएगी, ये बिल्कुल क्लियरली आपको मानना पड़ेगा। बेनिफिशियरी कौन हो सकता है ये भी आप समझ सकते हैं, खाली वाइफ और बच्चे, या खाली बच्चे। तो अगर आपको अपनी मैरिज में कोई प्रॉब्लम दिखती है तो बच्चों को आप बेनिफिशियरी बना के पॉलिसी ले सकते हैं। ठीक है। और MWPA जो है वो एक अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट टूल जो है वो तो बन गया है। एस्टेट प्लानिंग करते हुए हमें इसको कब इंक्लूड करना चाहिए? वेल्थ प्रोटेक्शन प्लानिंग के लिए करना चाहिए, ठीक है। राइट। तो आपको एक टर्म प्लान लेना चाहिए और उसको MWPA एक्ट में जरूर डालना चाहिए। टर्म प्लान से सस्ता प्लान नहीं होता, और उससे आपको जो पैसा मिलेगा आपके परिवार को वो सुरक्षित तरीके से मिलेगा, विदाउट एनी क्रेडिटर इंटरफेरेंस। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी एक चीज़ है जो हर व्यक्ति को जरूर करनी चाहिए अपने डिपेंडेंट्स के लिए। और जब आप ये करें तो आप ये सोचें कि उस टाइम ये पैसा क्या इनफ होगा उनका जीवन यापन करने के लिए, और ये पैसा क्या इनफ होगा उसकी इनकम से वो जीवन यापन कर पाए, राइट। तो समझ लो आज आपको लगता है 1 करोड़ बहुत है, आपकी डेथ हुई 20 साल बाद, जी। अब 1 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो आपको उसके हिसाब से वो पॉलिसी का कितना टर्म प्लान मुझको लेना चाहिए, वो एक डायनेमिक चीज़ है ना। आप जरूरी नहीं कि एक बार आपने MWPA एक्ट की पॉलिसी ली, आपकी इनकम बढ़ती रहे, इन्फ्लेशन आता रहे, उसके हिसाब से आप 4-5 पॉलिसियाँ ले सकते हो लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पे, और सबको MWPA एक्ट में डाल सकते हैं। पर वो जो कॉर्पस आपके जाने के बाद मिले वो इनफ होना चाहिए कि दे आर एबल टू सस्टेन देयर लाइफ, और उनके जो मेजर लाइफ गोल्स हैं वो पूरे हो जाएं उस पैसे से। ठीक है। आखिर में मैं एक चीज़ समझना चाहूँगी, MWPA काफ़ी अहम एक्ट है, तो ऐसे में आप हमारे दर्शकों को आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो कहता हूँ एवरी एडल्ट इंडियन शुड हैव अ MWPA एक्ट पॉलिसी इन फेवर ऑफ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन सेपरेटली। वाइफ की पॉलिसी अलग हो, हर एक बच्चे की पॉलिसी अलग हो, आप जरूर लें। अगर आप पेड अप पॉलिसी आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो टर्म प्लान तो जरूर लेना चाहिए। ठीक है। तो अगर आप पेड अप पॉलिसी अफोर्ड नहीं कर सकते तो दीपक सर ने जैसा बताया MWPA के अंडर जो है आपको टर्म प्लान ज़रूर लेना चाहिए, और वाइफ के नाम पे अलग होना चाहिए, बच्चों के नाम पे अलग होना चाहिए, ताकि किसी तरह की किसी को भी कोई दिक्कत ना आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर आपका, आप हमारे साथ जुड़े। आपने बहुत अच्छे से जो है हमें मैरिड वेमेन प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें समझा दी हैं, एंड आई एम श्योर कि आज जितना भी शो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको ये समझ आ गया होगा कि क्यों आखिरकार ये उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने परिवार का सुरक्षा कवच जो है वो मैरिड वेमेन प्रॉपर्टी एक्ट के तहत बनाए, ताकि आगे जाकर उनकी पत्नी को, बच्चों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मैरिड वेमेन प्रोटेक्शन एक्ट एक ऐसा कानूनी कवच है जो शादीशुदा महिलाओं को आर्थिक रूप से न केवल सशक्त बनाता है बल्कि मुश्किल समय में उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाता है। एस्टेट प्लानिंग का यह हिस्सा जितनी जल्दी अपनाया जाए उतना ही बेहतर है। तो तब क्या होगा, मैं आज के लिए इतना ही, लेकिन याद रखिए कि सही योजना बनाना ही भविष्य की सबसे बड़ी तैयारी है। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे के साथ।